हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 6 का पृथ्वी की गतियाँ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछला टॉपिक था जो घूर्णन गति थी उसके बारे में पढ़ा और साथ में कुछ परिक्रमण गति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। आज हम परिक्रमण जो गति हैं उनकी पूर्ण रूप से जो विशेषताएं हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला बिंदु देखते हैं, पृथ्वी की दूसरी महत्वपूर्ण गति सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी कक्षा में वार्षिक यात्रा करना है। देखो, पृथ्वी की जो पहली गति थी घूर्णन गति थी, वो पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर ही गति करती थी। लेकिन ये जो दूसरी गति है वो सूर्य के चारों ओर है। किसके चारों ओर है? सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती हुई सूर्य के चारों ओर क्या लगाती, एक यात्रा करती या फिर एक परिक्रमा पूरी करती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। अगला बिंदु, पृथ्वी की कक्षा लगभग 365 मिलियन किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 365 मिलियन किलोमीटर, जो लगभग 365 दिनों में 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से संपन्न होती है। देखो, पृथ्वी की जो कक्षा है वो 965 मिलियन किलोमीटर है और उसको पूरा करने में दिन कितने लगते हैं? 365 दिन। और किस गति से ये गति करती है? 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से। अगला बिंदु, पृथ्वी की कक्षा वर्ताकार ना होकर अंडाकार है और पृथ्वी की कक्षा वर्ताकार ना होकर कैसी है? अंडाकार। मैंने ये बताया था, ये सूर्य और इस तरह ये चक्कर लगा दी, ये सूर्य और ये पृथ्वी। ठीक है, ये कक्षा कैसे होगी? अंडाकार है, जिसमें सूर्य और पृथ्वी की दूरी परिक्रमण के दौरान बदलती रहती है और इससे सूर्य की जो दूरी है कभी अधिक हो जाती है और कभी कम हो जाती है। इस तरह योग क्या होती है? परिवर्तन होती रहती है। अगला बिंदु, पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। देखो, पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत दूरी कितनी? 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। अगला बिंदु, सूर्य की सर्वाधिक दूरी 150 मिलियन किलोमीटर पर होती है और सूर्य की सर्वाधिक दूरी कितनी है? 150 मिलियन। उसे अपसौर कहता है। क्या कहता है? अपसौर। सवाल आ जाए बच्चों, अपसौर क्या है? तो अपसौर की सीधी सी परिभाषा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी अपसौर कहलाती है। कितनी है दूरी? 152 मिलियन किलोमीटर। अगला बिंदु, सूर्य और पृथ्वी के निकटतम दूरी उपसौर कहलाती है और सूर्य और पृथ्वी की जो निकटतम दूरी है वो क्या कहलाती है? उपसौर। यह लगभग 147 मिलियन किलोमीटर होती है। 147 मिलियन किलोमीटर होती है। अगला बिंदु, पृथ्वी के परिक्रमण के फलस्वरूप विभिन्न ऋतुओं का बनना संभव हुआ है और पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमण करती है। इसी कारण से अलग अलग प्रकार की ऋतुएं बनी, जैसे शरद ऋतु, विषुव शरद ऋतु, और इसके अलावा बहुत सारी ऋतु है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, और इसके अलावा गर्मी की ऋतु है, सर्दी की ऋतु है। ये सभी बन पाई किसके कारण? परिक्रमण गति के कारण। अगला बिंदु, पृथ्वी की दोनों गतियों और स्थितियों के बदलाव के फलस्वरूप पृथ्वी पर ऊर्जा का वितरण निश्चित हुआ है। पृथ्वी की दोनों गतियां, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, इन दोनों गतियों के कारण ही पृथ्वी पर जो प्रत्येक भूभाग है उसके ऊपर समान ऊर्जा का क्या हो पाया? वितरण हो पाया। यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी के सभी जगह पर एक समान ऊर्जा का वितरण नहीं हो पाता। अगला बिंदु, प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 दिन के बदले 29 दिन की होती है। आपने सुना होगा कि 4 साल बाद में फरवरी कितने दिन की आती है? 29 आती है। कितने दिन की आती है? 29 दिन की आती है। बाकी 3 साल कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। जब फरवरी 29 दिन की होती है उस समय अपन देखते हैं तो 367 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 367 दिन होते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? लीप वर्ष। क्या कहते हैं? लीप वर्ष। तो आपको याद रखना है, हर 4 साल बाद फरवरी 29 दिन की होती है जिसमें 367 दिन होते हैं, उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। अगला, इस गति के कारण एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु घटित होते हैं और इसी गति के कारण सर्दी, गर्मी और बसंत इस प्रकार की अलग अलग ऋतुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। अब अपन लेते हैं विश्व स्थिति क्या है, उत्तरायण या संक्रांति क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम जो टॉपिक लेते हैं वो है
अयनात्मक या सक्रांत तथा विषुव। देखो बच्चों, ये सारी प्रवृत्तियां कब होती हैं, कैसे होती है, उसके बारे में देखते हैं। पहले प्रदीपन या प्रकाश वर्ष। प्रदीपन या प्रकाश वर्ष क्या है, यदि पूछ लिया तो ये देखो, पृथ्वी के एक भाग पर हमेशा उजाला तथा दूसरे भाग पर हमेशा अंधेरा रहता है। उजाले और अंधेरे भाग को अलग करने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, प्रदीपन या प्रकाश वर्ष रेखा कहा जाता है। ये कैसे होता है कि बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी का आधा भाग जो सूर्य के सम्मुख होता है, जो सूर्य के सम्मुख होता है वह होता है दिन, और इसके विपरीत साइड हमेशा क्या होती है, रात। तो दिन और रात को अलग करने वाली जो ये रेखा है, ये रेखा, उसी को ही प्रदीपन रेखा कहते हैं या फिर प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको मालूम हो गया होगा प्रदीपन या प्रकाश रेखा किसे कहते हैं। अगला बिंदु, पृथ्वी 21 जून और 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्रमश विषम संक्रांति और शेष संक्रांति की स्थिति में होती है, और पृथ्वी पर हमेशा कब 21 जून और 22 दिसंबर हमेशा संक्रांति की स्थिति पर होता है। 21 जून को हमेशा सूर्य कहां चमकता है, कर्क रेखा पर, कहां चमकता है, कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को हमेशा कहां चमकता है, मकर रेखा पर। कहां चमकता है, मकर रेखा पर। जब सूर्य 21 और 22 दिसंबर को कर्क और मकर रेखा पर चमकता है, उस स्थिति को संक्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, संक्रांति कहा जाता है। अगला बिंदु, 21 जून और 22 दिसंबर को सूर्य की लंब स्थिति क्रमश कर्क और मकर रेखा पर होती है। यह बात मैंने अभी बता दी है, डायग्राम के माध्यम से भी बताया है कि 22 दिसंबर को सूर्य कहां होता है, मकर रेखा पर, और 21 जून को कहां होता है, कर्क रेखा के ऊपर। अगला बिंदु, पृथ्वी का 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकाव के कारण दोनों गोलार्धों में यह स्थिति बनती, और पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई। कितने हैं, 23.5 डिग्री। उसी के कारण यह स्थिति कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति बनती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकने के कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। देखो अब इसको मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं बच्चों, कैसे होता है ये सारी स्थितियां। देखिए ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी भूमध्य रेखा, जिसे 0 डिग्री अक्षांश भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। ये हमारी कर्क रेखा, जिसे 23.5 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और ये हमारी मकर रेखा, इसे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये हमारा सूर्य, क्या है, सूर्य। हमने छोटा इसलिए बनाया क्योंकि पृथ्वी से दूर है, इसे छोटा दिख रहा है। ठीक है, देखो बच्चों एक बात याद रखना, सूर्य स्थिर रहता है, गति पृथ्वी करती है, ये याद रखना दिमाग में। अब जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, ठीक है, सर्वप्रथम ये स्थिति देखते हैं। और ये स्थिति कब होती है, मार्च और सितंबर, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर एकदम क्या होता है, सीधा। मार्च कितनी, 21, सितंबर कितना, 23। मार्च 21 और सितंबर 23। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य हमेशा क्या चमकते हैं, भूमध्य रेखा। याद रह जाएगा बच्चों, इसको मैं थोड़ा साफ कर रहा हूं और यहाँ पर लिख रहा हूं, 21 मार्च 23 सितंबर। यहां पर सूर्य कहां चमकता है, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, अब अपन देखते हैं सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य की जो स्थिति है जब वो उत्तरायण में होती है, मतलब उत्तर दिशा की ओर होती है, उत्तरायण कहेंगे पे इसको, मतलब उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती है, उस स्थिति को कहते हैं उत्तरायण। क्या कहते हैं,
उत्तरायण। और उत्तरायण में जब सूर्य जाता है और उस समय जो सूर्य की स्थिति होती है वो कर्क रेखा के सम्मुख हो जाती है और सूर्य की किरणें क्या चमकती सीधी कर्क रेखा के ऊपर। और ये कब होता है? 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को सूर्य हमेशा कहाँ चमकता है? कर्क रेखा के ऊपर। और सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती? कर्क रेखा। और जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को पड़ना शुरू होती है और उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो जाती है? शीत ऋतु। कौन सी हो जाती है? शीत ऋतु। तो आपको पता चल गया जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है उस समय कर्क रेखा के कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु सूर्य के किरणों के कारण होता है। ठीक है। और ये देखो मार्च, 21 मार्च, 21 अप्रैल, 21 मई और 21 जून लगभग कितना माह लेता है? 3 माह कर्क रेखा में। वापस 21 जून से 21 जुलाई, 21 अगस्त और 21 सितंबर वापस कहां आ जाता सूर्य? भूमध्य रेखा पर। और हमने पढ़ा था 21 और 23 सितंबर के करीबन भूमध्य रेखा पर आता, लगभग 23 के करीबन आ जाता है। फिर सूर्य दक्षिणायन करता है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ता है। और दक्षिणायन करने के बाद ठीक है, दक्षिणायन करने के बाद सूर्य जो की स्थिति होती है वो मकर रेखा के सम्मुख होती है और सूर्य का प्रकाश कहां पड़ता है? मकर रेखा पर। अब जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ता है उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में जहां पहले ग्रीष्म ऋतु थी वहां पर कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति दूर होने के कारण सर्दी का मौसम बना रहता है। ठीक है। और ये जो 21 मार्च से लेकर अपन या 21 सितंबर से लेते हैं, 21 सितंबर से शुरू होता है, 21 सितंबर से बाद में या 22 सितंबर 23 सितंबर इसके बीच में रहता है। तो 22 सितंबर को अपन देखते हैं या 23 सितंबर को अपन देखते हैं, 23 सितंबर और वापस या 23 सितंबर के बाद में कौन आता है? अक्टूबर। सितंबर के बाद में अक्टूबर और 23 अक्टूबर के बाद में नवंबर। कौन सा आता है? नवंबर। और फिर 23 दिसंबर, करीबन 21 दिसंबर 22 दिसंबर लिखते हैं, कई बार 22 दिसंबर भी आता है, कई 23 दिसंबर भी आता है। ठीक है बच्चों, वो उसमें तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 23 सितंबर से सूर्य जैसे ही वापस दक्षिणायन करता है तो 23 सितंबर, 23 अक्टूबर, 23 नवंबर और 23 दिसंबर तक सूर्य मकर रेखा पर चमकता है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम हो जाता है। ठीक है। वापस दिसंबर के बाद वापस कहां जाता सूर्य? भूमध्य रेखा की तरफ। तो अपन यहां 23 दिसंबर लिख दिया, 23 जनवरी, 23 फरवरी और 23 मार्च, मतलब 21 मार्च के करीबन 23 कर्म देखते हैं। तो 21 मार्च को सूर्य वापस कहा जाता है? भूमध्य रेखा पर। और जब भूमध्य रेखा के आसपास जब दोनों स्थिति बनी रहती है उस समय वर्षा का मौसम आता है। कौन सा मौसम? वर्षा का मौसम बना रहता है। तो इस तरह बच्चों अपन सूर्य की स्थिति के आधार पर ही पृथ्वी पर क्या होती है? अलग अलग ऋतु का निर्माण होता है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया। फिर अगला बिंदु देखें, इस ऋतु दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर होती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की स्थिति होती है, जो मैंने अभी आपके डायग्राम के माध्यम से समझाया। अगला बिंदु, पृथ्वी पर सूर्य की लंबवत किरणों का प्रभाव कर्क या मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य ही बना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो यहाँ पर मैंने कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य की स्थिति को दर्शाया, इसके बीच में ही रहता है। उप ध्रुव रेखा के पास कभी भी नहीं जाता, चाहे उत्तरी गोलार्ध की हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध की हो। सिर्फ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य अपनी स्थिति पृथ्वी अपनी स्थिति का परिवर्तन देखने को मिलता है।
अगला बिंदु, संक्रांति पृथ्वी को गतिशीलता प्रदान करती है। संक्रांति पृथ्वी क्या प्रदान करती है? गतिशीलता। तथा सूर्य, तारे और नक्षत्रों की स्थिति में भी बदलाव होता है, और इसी संक्रांति का सूर्य, तारे और नक्षत्र है उसके अंदर भी क्या आता है? बदलाव आता है। नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं बच्चों, ये बदलाव पृथ्वी पर जीवन, मंगल और नएपन का द्योतक होता है। देखो, हम जब परिक्रमण काल में अपन मकर संक्रांति को पढ़ते हैं तो उस समय एक नए जीवन का क्या होता है? बदलाव आता है, उसमें नएपन का एहसास होता है। विश्व के विभिन्न देशों में संक्रांति पर कई उत्सव और त्योहार मनाए, और विश्व के अलग अलग देशों में संक्रांति पर क्या मनाए जाते हैं? त्योहार मनाए जाते हैं, पर्व मनाए जाते हैं, उत्सव मनाया जाता है। अब भारत के अंदर भी देखते हैं, मकर संक्रांति के दिन लोग पतंग उड़ाते हैं, तिल के लड्डू बनाते हैं, खाते हैं और आपस में प्रेम बांटते हैं। अगला बिंदु, मकर संक्रांति को पूरे देश में पर्व के रूप में बदलाव रूपी दिवस को हर्षोल्लास से मनाया जाता है, और भारत के अंदर देखें मकर संक्रांति को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, वह भी हर्ष उल्लास के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ मनाया जाता है। इस दिन सूर्य की पूजा तथा गुड़ व तिल व गुड़ का सेवन किया, और उस दिन सूर्य की पूजा की जाती है और तिल और गुड़ का क्या होता है? सेवन किया जाता है। अब हमारा एक नया टॉपिक है विषु। अब विषु क्या है? याद रखना बच्चों, विषु यदि पूछा जाए तो सीधी सी भाषा पूछा जाए तो देखना है, पृथ्वी और के ऊपर जो भूमध्य रेखा पाई गई, क्या कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। और जब सूर्य भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधा चमकता है, सितंबर को जब सीधा चमकता है, उस स्थिति को क्या कहा गया? विषु। याद रखना, जब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, उस स्थिति को क्या कहा गया? विषु स्थिति कहा गया। और वहां पर अलग अलग ऋतुओं का भी निर्माण होता है। जब पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर लंबाकार होती है, एकदम सीधी होती है, तो उसे हम क्या कहता है? विषु। वापस मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों, जब 23 सितंबर और 21 मार्च को जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, उस स्थिति को क्या कहता है? विषु स्थिति। अगला भी, इस विषु स्थिति में पृथ्वी पर दिन व रात की लंबाई बराबर, और इस विषु स्थिति पर दिन और रात की लंबाई क्या होती है? लगभग बराबर होती है, उसमें ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता है। दिन यदि 6 बजे उगता है तो रात भी कितनी होती है? 6 बजे, मतलब 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है, और उत्तरी गोलार्ध के अंदर 21 मार्च को कौन सी ऋतु शुरू होती है? बसंत। इसलिए इसे बसंत विषु कहा जाता है, और बसंत ऋतु प्रारंभ होने के कारण क्या कहा जाता है? बसंत विषु। इसके विपरीत 23 सितंबर को शरद विषु होता है, और 23 सितंबर को कौन सा विषु होता है? शरद विषु होता है। इस तरह बच्चों आपने पृथ्वी की जो गतियां हैं उसमें दो महत्वपूर्ण गतियां, घूर्णन गति और परिक्रमण गति के बारे में पढ़ा, और इसके साथ ही आपने विश्व स्थिति क्या है उसके बारे में पढ़ा। और घूर्णन गति और परिक्रमण गति हमारे जीवन और हमारी जलवायु, मौसम, सारी भौतिक कार्य पर क्या प्रभाव डालती हैं उनके बारे में भी जाना। थैंक यू, धन्यवाद।